श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 88 to 90 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं आगे की कहानी। तभी लीजा बात को बदलते हुए गुस्से में कहती है, ये घमंडी लड़के ने तो अपना फोन ही स्विच ऑफ कर दिया है। पैसे भी आधे ले लिए थे और अब गधा आने का नाम नहीं ले रहा है, कहीं यह अपने वादे से मुकर तो नहीं गया ये। बोलते ही जैसे ही लीजा शेल्वी की तरह देखती है तो शेल्वी के चेहरे पर अब रोने जैसे भाव आ चुके थे, जैसे कि वह अब किसी भी वक्त रोने ही वाली है। तभी उन दोनों को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, कौन पैसे लेकर चला गया है। जब दोनों पीछे मुड़कर देखती है तो उन दोनों को ऑस्टिन खड़ा दिखाई देता है। जैसे ही लीजा अपने सामने इतने हैंडसम लड़के को देखते हैं तो वह सब कुछ भूल जाती है और उसे ही देखने में खो जाती है। ऑस्टिन उन दोनों के पास आते हुए पूछता है, शेल्वी इतनी परेशान क्यों हो और तुम्हारा मेल मॉडल कहाँ है? क्या तुम इस कंपटीशन में अपने डिजाइन को रिप्रेजेंट नहीं करना? शेल्वी ऑस्टिन की तरफ देख अपने उदासी भरे स्वर में कहती है, रिप्रेजेंट कैसे करूं? मेरा मॉडल जिसे हमने इस कंपटीशन के लिए बुलाया था वह आया ही नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब मैं पक्का कंपटीशन में से बाहर होने वाली हूं। शेल्वी की आंखों में अब आंसू आ चुके थे जो कि किसी भी वक्त उसके गालों में आने के लिए तैयार थे। ऑस्टिन जब शेल्वी के आंखों में आंसू देखकर वह परेशान हो जाता है और फिर उसे लगभग डांटते हुए कहता है, मैं तुमसे कहा था ना, अगर तुम्हें कोई परेशानी होगी तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी, पर इस बार भी तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फांसी हो। शेल्वी एटलीस्ट एक बार तुम मुझे फोन कॉल ही कर देती, लेकिन तुम्हें तो मुझे हमेशा इग्नोर करना है, अपनी बातों को मुझे से छिपाना है। शेल्वी की ऑस्टिन की तरह देखकर कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है ऑस्टिन, तुम गलत समझ रहे हो। वह मैं थोड़ी ज्यादा ही परेशान हो गई थी, इसलिए मुझे याद ही नहीं आया कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। पर इस बार ऑस्टिन शेल्वी से नाराज होते हुए मुंह फेर लेता है। फिर वह जल्दी से अपनी पॉकेट से फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगता है और जल्दी जल्दी उसे इंस्ट्रक्शन देने लगता है। पर वह जितने फोन कॉल करता हर बार निराश हो जाता। बगल में खड़े शेल्वी और लीजा उसके पल बदलते एक्सप्रेशन को देख रही थी। हम दोनों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऑस्टिन आखिर कर क्या रहा है। ऑस्टिन गुस्से से खुद में ही बड़बड़ आता है, सबको आज ही बिजी होना था, कोई काम के नहीं है ये लोग। ऑस्टिन का ही रहा था कि शेल्वी उसके कंधे पर हाथ रखकर ऑस्टिन से पूछता है, क्या हुआ ऑस्टिन, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? ऑस्टिन गुस्से से ही शेल्वी की तरफ मुड़कर कहता है, तुम तो मुझे अपना दोस्त मानती नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना सच्चे मन से दोस्त माना है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक मॉडल का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ज्यादातर मॉडल इंडिया से बाहर चले गए हैं और जो यहाँ हैं वह इस वक्त सबके सब बिजी हैं। सब ज्यादातर इस मिलन फैशन वीक में ही मॉडल के तौर पर आ चुके हैं। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस शॉर्ट टाइम में क्या करूं। वही पीछे खड़ी लीजा बस लगातार ऑस्टिन को देखे जा रही थी, उसे तो आगे पीछे का कोई होश ही नहीं था। वह बस हजरत भरी निगाहों से ऑस्टिन को देख रही थी। जब अचानक से ही ऑस्टिन की नजर लीजा पर पड़ती है तो वह अजीब सी शक्ल बनाकर लीजा की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? लीजा ऑस्टिन की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम रियल हो यार? तुम कितने हैंडसम हो। मैंने आज तक जितने भी मर्द देखे हैं उनमें से कोई भी तुम्हारे जितना हैंडसम नहीं है। तुम तो बिल्कुल किसी मॉडल की तरह है, तुम तो यहाँ किसी भी मॉडल को मात दे सकते हो। शेल्वी जब लीजा की बात सुनती है तो अचानक ही उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वह उछलते हुए कहती है, लीजा तुमने क्या आइडिया दिया? यह आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? मैं तो यूं ही कब से परेशान हो रही थी, जबकि रियल मॉडल तो मेरे सामने ही है। ऑस्टिन कंफ्यूजन से शेल्वी की तरफ देखकर कहता है, कहाँ है मॉडल? और जब तुम्हारे पास ही है तो अब तक उसे रेडी क्यों नहीं किया खुद को, और हम सबको परेशान क्यों करके रखा है? अब तो टाइम भी बस होने ही वाला है। शेल्वी बहुत ही मासूम की शक्ल बनाकर ऑस्टिन की तरफ देखती है और फिर बिना एक भी शब्द बोले वह ऑस्टिन की ही तरफ अपनी एक उंगली को पॉइंट कर देती है। अपने तरफ उंगली शेल्वी की उंगली को देखकर वह कंफ्यूजन से
उसकी तरफ देखकर अपनी एक आई ब्राउज को उठा देता है जैसे पूछ रहा हो कि तुम कहना क्या चाहती हो। शेल्वी भी अपनी मासूम सी आवाज निकाल कर कहती है, ऑस्टिन तुम बन जाओ ना आज के मेरे डिजाइन के रिप्रेजेंटेटिव मॉडल। ऑस्टिन जैसे ही शेल्वी के शब्द सुनता है वह एकदम से जम जाता है और फिर हैरानी भरी आवाज में कहता है, क्या मैं और वह भी मॉडल? अरे मैं तो कभी आज तक स्टेज में भी नहीं गया, तो फिर मैं मॉडलिंग कैसे करूंगा? तुम पागल हो गई हो क्या? इतने में पीछे से चहकते हुई लीजा की आवाज आती है, हाँ शेल्वी तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर यह मॉडल बना कर तुम्हारे कपड़ों को पहनकर स्टेज में जाएगा तो इस स्टेज में तो आज आग ही लग जानी है। देखना आज का फाइनल विनर तुम ही होने वाली हो। ऑस्टिन जैसे ही लीजा की आवाज सुनता है वह गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से लीजा की तरफ देखकर कहता है, पागल लड़की, यह क्या आग लगाने की बात कर रही हो? और तुमसे किसने कह दिया कि मैं मॉडलिंग करने वाला हूँ? मैं कोई मॉडलिंग नहीं करने वाला। शेल्वी जल्दी से आगे आकर ऑस्टिन का हाथ पकड़ लेती है और फिर बहुत ही धीमी और इनोसेंट हुआ इसमें कहती है, ऑस्टिन तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो ना, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? पहले तो तुम कहा करते थे कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो और आज हेल्प करने का समय आया तुम इस तरह से पीछे हट रहे हो। ये सब कहते वक्त शेल्वी बहुत ही प्यारी लग रही थी। ऑस्टिन जब शेल्वी को इतना प्यार बनते हुए देखा है तो वह अपने आप को पिघलता हुआ सा महसूस कर रहा था। उसने हर मन कर शेल्वी से कह दिया, अच्छा ठीक है मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे मत कहना, क्योंकि मैं आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो मुझे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं अच्छा करूंगा। शेल्वी खुशी से कहती है, अरे तुम मॉडलिंग के लिए मान गए, वहीं बड़ी बात है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए बनी रहा हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी होगा। तभी लीजा की आवाज आती है, अरे पागल, अगर ये तुम्हारे कपड़ों को पहनकर यूं ही चल भी देगा ना तो इसका चेहरा देखकर सब तुझे फुल मार्क्स देने वाली है और आज की विनर तू ही होने वाली है, तो मुझसे लिख कर ले। ऑस्टिन लीजा की बात सुनकर अपने गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ देखकर मन ही मन पर बढ़ता है, ये पागल लड़की तो कुछ ज्यादा ही बड़बोली है, जो मुंह में आ रहा है वही बोलता जा रही है। कंपटीशन के बाद सबसे पहले तो मैं इसका ही मुंह बंद करूंगा। वही लीजा ऑस्टिन के गुस्से से अनजान जल्दी जल्दी शेल्वी की हेल्प करने में लग चुकी थी और ऑस्टिन भी मन ना होते हुए शेल्वी के खातिर उन कपड़ों को पहनने के लिए रेडी हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी में क्रिस्टोफर अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो रहा था। आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा ज्यादा लंबी चलने वाली थी, क्योंकि आज 2 टीमों का कोलैबोरेशन था जिसमें उन सभी को बारी बारी से रिपोर्टर सवाल पूछने वाले थे, जिसमें जाहिर सी बात थी कि बहुत ज्यादा समय लगने वाला था। क्रिस्टोफर इस कोलैबोरेशन से कुछ खास खुश नहीं था, लेकिन फिलहाल वह इन सब मामलों में से थोड़ा खुद को दूर ही रख रहा था कुछ दिनों से। वैसे भी उसके रूड होने की खबरें कुछ ज्यादा ही फैली हुई थी, इसलिए वह और ज्यादा कोई सीन क्रिएट करके अपने लिए अफवाहों को और ज्यादा फैलाना नहीं चाहता था। क्रिस्टोफर तैयार होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाता है और वहां जाकर साइड की एक चेयर को खींचकर बैठ जाता है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में थोड़ा टाइम था, इसलिए वह एक जगह बैठकर अपने ईमेल्स को चेक करने लगता है। तभी उसके सामने केविन आकर खड़ा हो जाता है और अपनी डरती हुई निगाहों से क्रिस्टोफर की तरफ देखने लगता है। क्रिस्टोफर जब केविन को अपने सामने खड़ा देखा है तो वह अपनी नजरों को उठना है तो देखा है जो कि केविन बहुत ज्यादा डरा हुआ है, उसके चेहरे से पसीना निकल रहा था। क्रिस्टोफर उसे इतना डरा हुआ देखकर उससे पूछता है, अब तुम्हें क्या हुआ? केविन डरते हुए क्रिस्टोफर की तरफ एक फाइल को आगे बढ़ा देता है। क्रिस्टोफर इस वक्त उसके हाथों में फल देकर कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखता है, फिर अपने हाथों को आगे बढ़ाकर उस फाइल को ले लेता है। क्रिस्टोफर का चेहरा जो अभी तक एकदम शांत था, अब वह एकदम से डार्क हो चुका था। जैसे जैसे वह उसे फाइल को पढ़ना जा रहा था, उसकी पकड़ उसे फाइल पर मजबूत होती जा रही थी। वह पढ़ने के बाद गुस्से से उस फाइल को जमीन पर पटक देता है और फिर अपनी जलती हुई निगाहों से केविन की तरफ देखता है, जो पहले से ही डरा सहमा सा वहां खड़ा हुआ था। क्रिस्टोफर अपने शब्दों को लगभग चबाते हुए केविन से कहता है, क्या तुम मुझे अब कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे? क्रिस्टोफर के शब्द तो धीमे थे, लेकिन उसके शब्द में जो कोल्डनेस थी वह केविन को अंदर तक डरा रही थी, क्योंकि केविन समझ चुका था कि इस बार उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और क्रिस्टोफर इस बार उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला है।
पर उसकी मुसीबत अभी टाली कहाँ थी, अभी उसे और भी कुछ बताना था क्रिस्टोफर को। इसके बाद उसे यकीन था कि क्रिस्टोफर गुस्से से एकदम फटने वाला था, पर अगर वह उसे वह न्यूज़ नहीं बताया तो बाद में क्रिस्टोफर उसकी जान ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्रिस्टोफर अपनी जलती हुई निगाहों से केविन को घूर ही रहा था कि केविन डरते हुए अपनी लड़खड़ाते आवाज में कहता है, सर अभी नैन्सी का फोन आया था, वह मैडम और ऑस्टिन सर के बारे में उसने बताया कि इतना बोलने के बाद केविन चुप हो जाता है और एक नज़र क्रिस्टोफर को देखता है, जिसकी मुठियां अब कर चुकी थी, जैसे कि अगर केविन अब नहीं बोला तो यह उसके मुंह पर ही पड़ने वाला हो। केविन डर से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। शेल्वी मैडम के कंपटीशन में आज उन्हें अपने डिजाइन को एक मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट करना था, पर शायद उनका मॉडल आया ही नहीं, इसलिए शेल्वी मैडम के लिए ऑस्टिन कर उनके मॉडल के तौर पर उनके ड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेज पर। क्रिस्टोफर अपनी उन्हें कठोर जलती हुई निगाहों से केविन की तरफ देखाता है और फिर अपने कोल्ड वॉइस में केविन से कहता है, केविन तुमने सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा काम किया है और मैं तुम पर ध्यान भी नहीं दिया कि तुमने कभी कोई छुट्टी ली ही नहीं, इसीलिए आज मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए हॉलिडे पर भेज रहा हूँ। तुम अगले 2 हफ्ते के लिए युगांडा जा रहे हो और वहाँ पर युगांडा वाली फैक्ट्री को देखोगे और साथ में उन वर्कर्स के साथ रहकर अपनी छुट्टियों को सेलिब्रेट करोगे। ये कहते हुए क्रिस्टोफर गुस्से से अपनी चेयर से उठ जाता है और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल जाता है। जैसे ही मिस्टर जॉनसन क्रिस्टोफर को बाहर निकलते हुए देखते हैं, वह दौड़ते हुए क्रिस्टोफर के पास आकर उसे कहते हैं, क्रिस्टोफर तुम कहाँ जा रहे हो, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू ही होने वाली है और उसमें तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है। क्रिस्टोफर रुककर एक नज़र मिस्टर जॉनसन की तरफ देखा है। जब मिस्टर जॉनसन क्रिस्टोफर के एक्सप्रेशन देखते हैं तो वह बिल्कुल चुप हो जाते हैं। क्रिस्टोफर के इतने डार्क एक्सप्रेशन देखकर वह एक शब्द भी आगे नहीं बोलते हैं और क्रिस्टोफर उन्हें इग्नोर करते हुए तेज कदमों के साथ बाहर निकल जाता है। अब मिस्टर जॉनसन की हिम्मत नहीं थी कि वह क्रिस्टोफर को रोक सके, वह देख सकते थे कि क्रिस्टोफर कितना गुस्से में है। मिस्टर जॉनसन जानते हैं कि अगर गलती से भी उन्होंने अब एक शब्द कहा तो शायद इसका अंजाम उनके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए मिस्टर जॉनसन चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। पीछे खड़ा केविन तो बस बहुत भान चक्का होकर अपने मुंह को खोल पीछे से क्रिस्टोफर को जाते हुए देख रहा था और अपने मन में बार बार एक ही शब्द को दोहराए जा रहा था, युगांडा में उसे उन वर्कर्स के साथ में रहना है। ये शब्द केविन के शरीर में डर से कंपन पैदा कर रहा था, क्योंकि वह एक बार को युगांडा में रह भी सकता था, लेकिन उन खूंखार वर्कर्स के साथ वह कैसे रहेगा। वह जानता था कि वहां के वर्कर्स अगर किसी छोटी सी भी गलती के लिए नाराज हो जाते थे तो वह एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते थे, चाहे उनके सामने फिर कोई भी हो। वह एक बार भी नहीं सोचते थे कि इसका अंजाम बाद में क्या होगा। उन लोगों ने तो कई बार वहां के कई मैनेजर्स को मार मार कर मौत के घाट उतार चुके हैं। केविन तो बस खड़े खड़े इमेजिन कर रहा था कि उसके साथ वहां क्या क्या हो सकता था और वह खूंखार वर्कर्स उसे किस तरह से मार मार कर उसकी जान निकाल सकते हैं। ये ख्याल आते ही केविन जोर से अपने सर को थपथपाता है। इस वक्त उसका चेहरा डर से पूरा पीला पड़ गया था। वह चीख चीख कर कहना चाहता था कि उसे ऐसा हॉलिडे नहीं चाहिए जिसमें उसे यकीन था कि वह शायद ही वापस लौटकर इटली आए, पर अफसोस कि उसका निर्दयी बॉस वहां से कब का जा चुका था और केविन को पता था कि क्रिस्टोफर उस पर कोई दया दिखाने वाला भी नहीं था। वह चाहे कितनी भी उसके सामने मिन्नतें कर देना कर ले, बल्कि वह जितना ज्यादा उससे विनती करता उसकी सजा और भी ज्यादा बढ़ती जाती। केविन मन मारकर अपने आप को तैयार करता है, क्योंकि उसके बॉस का ऑर्डर था और उसे हर हाल में मानना ही था। वह अपने आप को ही हौसला देकर उन खूंखार वर्कर्स के बीच जाने के लिए खुद को तैयार करने लगता है। वही क्रिस्टोफर वहां से निकलने के बाद तुरंत फोन कॉल करके अपने लिए एक प्राइवेट जेट रेडी करवाता है और फिर गुस्से से उसमें बैठकर उसी वक्त वह इटली के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ शेल्वी के कंपटीशन वेन्यू में स्टेज में कोई खराबी आ जाने के कारण कंपटीशन को 2 घंटे के लिए रोक कर दिया जाता है। इससे शेल्वी को थोड़ा और टाइम मिल गया था ऑस्टिन को ठीक से तैयार करने के लिए। साथ में ही लीजा ऑस्टिन को यूट्यूब से देखकर बता रही थी कि उसे कैसे स्टेज पर चलना है और उसे किस तरह से शेल्वी की ड्रेस को रिप्रेजेंट करना है। ऑस्टिन तो लीजा की बात सुनकर मन ही मन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, क्योंकि जब से लीजा ने बोलना शुरू किया था वह चुप होने का नाम ही नहीं दे रही थी। वह लगातार बोले जा रही थी और उसे कब से डिस्ट्रैक्शन
दे रही थी उसे स्टेज में कैसे चलना है और कैसे खड़े होना है। जब शेल्वी देखती है कि अब ऑस्टिन कुछ ज्यादा ही परेशान हो चुका है लीजा के कारण, तो वह लीजा से कहती है, अच्छा ठीक है लीजा, ऑस्टिन समझ चुका है तो तुम उसे परेशान करना बंद करो, वह इतने में ही मेरी ड्रेस को ठीक से ही लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेगा। लीजा अपना मुंह बनाते हुए शेल्वी के पास आकर उसके कान में कहती है, तुम तो मुझसे कुछ बोलो ही ना, मैं तो तुझसे कंपटीशन के बाद मिलूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतने हैंडसम लड़के को छिपाने की? तुमने तो मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया, अगर पहले बताया होता तो आज की तो मेरी इसके साथ सेटिंग हो जाती और मेरे बच्चे तेरे गोद में खेल रहे होते। शेल्वी लीजा की तरफ देखकर हैरानी से कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता भी है तू क्या बोल रही हो? तुम बस उसे आज ही मिली हो, भला कौन इतनी जल्दी आगे का सोचता है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही फास्ट हो? लीजा अपना मुंह बनाते हुए शेल्वी से कहती है, हाँ तो तुम क्या चाहती हो कि मैं सारी जिंदगी कुमारी बैठी रहूं? तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, वह भी दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर के साथ, और तुम प्रेग्नेंट भी हो चुकी हो। और अब अगर मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ तो इसमें क्या बुरा है? और फिर ये लड़का देखने में तो कितना हैंडसम है, मेरा बस चले तो मैं तो अभी इससे शादी कर लूं, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है। पता नहीं इसको मुझे देखकर क्या हो जाता है कि मुझे देखते ही इसका मुंह बन जाता है। शेल्वी लाचारी से लीजा की तरफ देखकर ना में सिर हिला देती है, पर अब वह लीजा को कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह जानती थी वह जितना ज्यादा लीजा को समझाएगी वह उतना ज्यादा उसे नए नए एक्सक्यूज देकर उसे चुप कर देगी, इसलिए वह आगे कुछ नहीं बोलता। 2 घंटे बाद शेल्वी खुश होकर स्टेज में देख रही थी, जहां ऑस्टिन उसके ड्रेस को बहुत ही एलिगेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा था। इस वक्त बाकी सभी मॉडल से कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से उसके डिजाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था। हालांकि अभी भी उसमें कुछ खामियां, लेकिन फिर भी उन खामियों को उसके हैंडसम चेहरे के चलते इग्नोर किया जा सकता था। कुछ ही देर में यह मॉडल थीम राउंड भी खत्म हो जाता है और रिजल्ट का अनाउंसमेंट होता है, जिसमें शेल्वी ने ऑस्टिन के बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते सेकंड प्राइज जीता था, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। जहां उसे लग रहा था कि वह इस कंपटीशन में अब तक भी नहीं पाएगी, वहां उसका सेकंड रैंक हासिल करना उसके लिए सच में बहुत बड़ी बात थी। वह जैसे ही रिजल्ट सुनती है वह खुशी से ऑस्टिन को गले लगा लेती है और ऑस्टिन भी उसे खुशी से गले लगा लेता है, क्योंकि उन दोनों को ही यकीन नहीं था कि वह लोग सेकंड प्राइज जीतेंगे। वह दोनों इसी तरह गले लगे हुए ही एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं, पर दोनों ही इस बात से अनजान की 2 जलती हुई निगाहें उन्हें कब से घूरे जा रही हैं। ये 2 घूरती हुई निगाहें क्रिस्टोफर की थी। जब क्रिस्टोफर को इन सब के बारे में पता चला था तो वह बिना देरी के इटली आकर सीधे इस कंपटीशन वेन्यू में आ गया था, और आते ही उसे सबसे पहले उसे शेल्वी ऑस्टिन को गले लगाते हुए देखी थी। यह नजारा देखते ही क्रिस्टोफर के आंखों में तो मानो खून ही उतर आया था गुस्से से। उसके हाथों की नसें पूरी तरीके से दिखाई देने लगी थी। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वह अपनी इन 2 आंखों से ही उन दोनों को जलाकर भस्म करने वाला हो। शेल्वी इस बात से पूरी तरीके से अनजान कि क्रिस्टोफर यहाँ आ चुका है। वह अपनी जीत की खुशी प्लीज और ऑस्टिन के साथ वहीं पर सेलिब्रेट करने लगती है। थोड़ी ही देर में विनर प्राइज दे दिया जाता है और फिर वह तीनों वहां से निकलकर बाहर की तरफ आ जाते हैं। शेल्वी अपनी खुशी के धुन में आगे आगे चली जा रही थी, वहीं पीछे अभी भी लिसा ऑस्टिन को किसी न किसी बात के लिए परेशान किया जा रही थी, जिससे वह दोनों थोड़ा पीछे रह जाते हैं और शेल्वी आगे आ जाती है। जैसे ही शेल्वी पार्किंग एरिया की तरफ पहुंचती है उसे सामने आकाश खड़ा दिखाई दे जाता है, जो शायद उसी का वेट कर रहा था। जैसे ही आकाश दिखाता है कि शेल्वी वह आ चुकी है तो वह जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है और उसे आज के कंपटीशन के लिए बधाई देने लगता है। शेल्वी एक फीकी मुस्कान के साथ उसे थैंक यू कहती है और फिर आगे बढ़ जाती है। उसे यूं अपने आप को इग्नोर करके आगे बढ़ते हुए देखकर आकाश जल्दी से शेल्वी का हाथ पकड़ लेता है और फिर अपनी उदासी भरी आवाज में कहता है, शेल्वी तुम सच में मुझे बहुत दूर हो चुकी हो। पहले तो तुम जब भी कभी इस तरह के कंपटीशन को जीता करती थी तो सबसे पहले मेरे पास आती थी, लेकिन आज तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। क्या अब तुम मुझे अपना पहले वाला दोस्त नहीं मानती हो? क्या हमारे बीच पहले जैसा अब कुछ भी नहीं रहा? शेल्वी आकाश के शब्द सुनकर थोड़ी देर के लिए वहीं भी इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर जल्दी से अपने
एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए आकाश से कहती है, आकाश ऐसा नहीं है कि हम दोस्त नहीं हैं, हम अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब हमारे बीच बहुत कुछ बदल चुका है। पहले तुम मेरे एकलौते बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आया करती थी, लेकिन यहाँ इतने सालों में मैंने और भी कुछ दोस्त बने हैं जिनके साथ मैं इतने सालों से हूँ, और वह मेरे जितने पर मुझे बधाई देने की वजह मेरे साथ उसकी सेलिब्रेट करना ज्यादा पसंद करते हैं। और फिर तुम थोड़ा बिजी भी तो हो, आखिरकार तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भी तो ख्याल रखना होता है। आकाश शेल्वी के बातों को सुनकर उसके शब्दों में छुपे तानों को समझ जाता है कि शेल्वी आखिर उसे कहना क्या चाह रही है। आकाश थोड़ा शर्मिंदा होते हुए शेल्वी से कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है शेल्वी, मानता हूँ कि रवीना मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा रवीना से आगे रहोगी। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो जगह है वह रवीना कभी भी नहीं ले सकती। तुम मेरे लिए सबसे खास हो, तुम मेरी सबसे पहली और आखिरी दोस्त रही हो। शेल्वी थोड़ी देर के लिए तो आकाश के शब्द सुनकर खामोशी हो गई थी और मन ही मन सोच रही थी, क्या सच में मैं अभी भी आकाश के लिए सबसे खास हूँ? क्या आकाश के दिल में मेरे लिए जगह सबसे अलग है? पर यह ख्याल आते ही उसके मन में रवीना का ख्याल आ जाता है और वह तुरंत ही अपने इन विचारों को बाहर झटकते हुए कहती है, ठीक है आकाश, मैं समझ गई कि तुम क्या कहना चाहते हो, पर अभी मुझे जाना चाहिए, मैं अभी काफी बिजी हूँ। ये कहते ही शेल्वी आगे बढ़ने लगी थी कि आकाश उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर बहुत ही इमोशंस के साथ शेल्वी से पूछता है, वह लड़का कौन है शेल्वी जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है? क्या वह तुम्हारा दोस्त है या फिर वह लड़का तुम्हारे लिए दोस्त से भी ज्यादा बढ़कर है? ये पूछते वक्त आकाश के शब्दों में दर्द साफ झलक रहा था और वह मन ही मन चाह रहा था कि शेल्वी कह दे कि वह लड़का उसका सिर्फ और सिर्फ दोस्त है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। शेल्वी जवाब देने के लिए अपना मुंह खोल पाती कि कोई उसके उस हाथ को जिसे आकाश ने पकड़ रखा था उसे एक झटके के साथ अपनी तरफ खींच लेता है। शेल्वी इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए वह एकदम से किसी मजबूत दिल से जाकर टकरा गई। थोड़ी देर के लिए तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि यह अभी अभी उसके साथ हुआ क्या, पर जैसे ही उसे महसूस होता है कि वह किसी की मजबूत बड़ों की पकड़ में आ चुकी है, तो वह जल्दी से अपने सेंस में वापस आती है और सिर उठाकर उसे आदमी की तरफ देखती है। पर जैसे ही वह उसे आदमी के चेहरे पर वह डरावना एक्सप्रेशन देखती है तो वह डर से कांप जाती है। वह डर से हिल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि सामने वाले की आंखें एकदम अंगारों की तरह दहक रही थी और वह अपनी जलती हुई निगाहों से सामने वाले शख्स को पूरे जा रहा था। ये सामने वाला शख्स और कोई नहीं क्रिस्टोफर था, जो कि कंपटीशन के खत्म होने के बाद शेल्वी के पास ही जा रहा था। पर वहां पहुंचने पर जो उसने सबसे पहले जो नजारा देखा था वह था शेल्वी का ऑस्टिन को गले लगाना, जिसे वह गुस्से के साथ उसकी तरह बड़ी रहा था कि उसके सामने अचानक से कैथरीन आ गई। कैथरीन ने जब से क्रिस्टोफर को देखा था वह अलग अलग बहाने से उसे अपने पास रोकने के लिए तरकीब में लग रही थी और उसे वहां से जाने नहीं दे रही थी। पर आखिरकार के क्रिस्टोफर ने गुस्से से जब खुद से उसे दूर किया तो कैथरीन भी आगे कुछ नहीं बोल पाई और उसे जाने दिया। लेकिन तब तक शेल्वी वहां से जा चुकी थी। वह जब ढूंढते हुए उसे पार्किंग लॉट पर आया तो उसे सामने आकाश शेल्वी का हाथ थामे हुए दिखाई दिया। यह नजारा देखते कि क्रिस्टोफर का गुस्सा तो अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। क्रिस्टोफर गुस्से से तमतमाते हुए शेल्वी के पास पहुंचा और एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया। वही सामने खड़ा आकाश अपनी हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ कभी क्रिस्टोफर को देखा तो कभी शेल्वी को देखा है, जो अभी भी क्रिस्टोफर के गले लगे हुए थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सामने खड़ा इंसान और कोई नहीं, फुटबॉल का बेताज बादशाह द ग्रेट क्रिस्टोफर था और शेल्वी उसके गले लगे हुए थी। आकाश ने जब शेल्वी को उसके इतने पास देखा तो वह जल्दी से शेल्वी का हाथ पकड़कर उसे क्रिस्टोफर से दूर करने की कोशिश करने लगा। उसे अभी यह लग रहा था कि शायद शेल्वी धोखे से क्रिस्टोफर के गले लग चुकी है, इसलिए वह शेल्वी को क्रिस्टोफर से बचाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसने क्रिस्टोफर के बारे में सुन रखा था कि क्रिस्टोफर को लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कोई लड़की उसके आसपास भी भटकती थी तो वह उसे न जाने कहां ही गायब करवा देता था। इसलिए आकाश शेल्वी को क्रिस्टोफर से दूर करना चाहता था कि क्रिस्टोफर शेल्वी को कोई नुकसान न पहुंच सके। वही सामने खड़ा क्रिस्टोफर जब आकाश को खुद से शव को दूर करते हुए देखा है तो वह शेल्वी को गुस्से से खुद
से दूर करता है और एक जोरदार पंच आकाश के मुंह पर मार देता है, जिसे आकाश बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता और वह मुंह के बाल नीचे गिर जाता है। क्रिस्टोफर का पंच इतना जोरदार था कि आकाश के मुंह से खून निकलने लगा था। आकाश नीचे पड़ा, अपने मुंह को पकड़े हुए अपने शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ क्रिस्टोफर को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि क्रिस्टोफर ने उसे अचानक से इतनी जोर से पांच क्यों मारा। उसने ऐसा भी क्या कर दिया कि क्रिस्टोफर उसे इतना नाराज हो गया कि उसने उसे इतनी जोर से मारा था। वह तो बस अपने दोस्त का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह आगे बढ़कर आकाश को कॉलर से उठना है और फिर एक दीवार से सटाकर उसके गले को जोर से पड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। क्रिस्टोफर ने वाइफ शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर देकर कहा था। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।